इतिहास का स्वरूप क्या है? क्या इतिहास विज्ञान है? स्वरूप से क्या अर्थ है? इस पर हम बात करेंगे। स्वरूप को लेकर विभिन्न मत हैं, मुख्यतः 3 मत। उन 3 मतों की चर्चा करेंगे। इतिहास विज्ञान है, इस पर चर्चा होगी। पहले विज्ञान क्या है, फिर इतिहास के विज्ञान मानने में क्या आपत्तियाँ व्यक्त की जाती हैं इतिहासकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, फिर इतिहास किस प्रकार का विज्ञान है, और अंत में निष्कर्ष कि किस प्रकार का इतिहास विज्ञान किस प्रकार का है, यदि है तो इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास का स्वरूप। स्वरूप का अर्थ स्व, धन, रूप, स्वयं का रूप स्वरूप कहलाता है। तो स्वरूप से अर्थ इतिहास के स्वयं के अपने रूप से लिया जाता है कि वास्तव में इतिहास का रूप किस प्रकार का है, कैसा स्वरूप है। इतिहास के स्वरूप को लेकर 3 मत व्यक्त किए गए हैं। पहला है इतिहास विज्ञान है। इस मत को मानने वालों में मुख्य रूप से ब्यूरी, डिल्थे एवं सीले हैं। ये इतिहास को विज्ञान स्वरूप, उसके स्वरूप को विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञान होते हैं इस प्रकार का स्वीकार करते हैं। दूसरा मत है इतिहास कला है। इस मत के मानने वालों में मुख्य रूप से पीरेन, राउज एवं एल्टन ये इतिहासकार हैं। ये इतिहास के स्वरूप को कला के रूप में स्वीकार करते हैं, विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। और तीसरा मत है कि इतिहास विज्ञान भी है और कला दोनों हैं। इस मत को मानने वालों में, मुख्य स्वीकार करने वालों में ट्रेवेलियन, पियर्सन व उनके साथी हैं। तो इस तरह से इतिहास के स्वरूप को 3 रूपों में, या मुख्य रूप से कहें 2 अलग अलग रूपों में, विज्ञान के रूप में, कला के रूप में, और फिर दोनों को एक साथ स्वीकार किया जाता है। इस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इतिहास के विज्ञान के पक्ष पर हम बात करेंगे। तो पहला मत है इतिहास विज्ञान है। 1903 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उद्घाटन भाषण में ब्यूरी ने कहा था, उसका कथन हम उद्धृत कर रहे हैं, यद्यपि इतिहास दार्शनिक चिंतन के लिए साहित्य प्रदान करता है, किंतु इतिहास स्वयं विज्ञान है, न कम न अधिक। हिस्ट्री इज साइंस, नो लेस नो मोर। ये इतिहास स्वयं विज्ञान है, न कम न अधिक, ये इनका प्रसिद्ध कथन है, स्वीकार किया जाता है। और इस पर फिर चर्चा होती है, हम आगे चर्चा करेंगे। प्रोफेसर सीले ने भी कहा था इतिहास विज्ञान है और साहित्य से कोई सरोकार इसका नहीं है, साहित्य से कोई इसका लेना देना नहीं है, ये प्रोफेसर सीले ने भी कहा था। आइए हम पहले देख लेते हैं कि विज्ञान क्या है, फिर उस कसौटी पर इतिहास को कस कर देखेंगे कि वास्तव में इतिहास विज्ञान है अथवा नहीं है। शाब्दिक अर्थ है लैटिन के साइंटिया से साइंस का शब्द उद्भूत हुआ है। साइंटिया जिसका अर्थ होता है बोधगम्य नियम, समझ में जो आ सकें, स्पष्ट कर सकें ऐसे नियम। तो बोधगम्य नियम साइंटिया लैटिन भाषा के शब्द से ये उद्भूत माना जाता है। अगर हम हिंदी या संस्कृत भाषा की बात करें तो वि धन ज्ञान बराबर होता है विज्ञान। विज्ञान वि अर्थ होता है विशिष्ट, और ज्ञान ज्ञान या जानकारी। तो विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान का अर्थ हुआ विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होता है विज्ञान का अर्थ। तो साइंस और विज्ञान जो अंग्रेजी और हिंदी संस्कृत से संबंधित हैं, उनका अर्थ, शाब्दिक अर्थ हमने स्पष्ट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि विज्ञान में कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, यानी विज्ञान की विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता होती है विज्ञान की कि विज्ञान तथ्यात्मक होता है, तथ्य पर आधारित होता है। तथ्य के आधार पर विज्ञान चलता है, प्रमाण के आधार पर, सबूत के आधार पर विज्ञान चलता है। पहली विशेषता होनी चाहिए विज्ञान अगर है इतिहास तो। दूसरी विशेषता कार्य कारण संबंध। कोई भी कार्य यदि हुआ है तो उसके पीछे कारण अवश्य होंगे। तो कार्य कारण संबंध
होता है विज्ञान में। किसी भी कार्य, कोई भी घटना घटित होती है, प्राकृतिक विज्ञान के संदर्भ में कहें तो बारिश होती है तो क्यों होती है, पानी अगर बनता है तो किन गैसों से मिलता है। इस तरह से प्राकृतिक विज्ञान कार्य कारण संबंधों पर निर्भर करता है। तीसरा है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से अर्थ है हर स्थान पर इस नियम को लागू किया जा सके। विज्ञान के नियम ऐसे होते हैं जो सभी स्थानों पर लागू होते हैं। किसी एक वस्तु पर वो प्रयोग यदि किया गया, यदि भारत में प्रयोग किया गया कि पानी किस प्रकार से बनता है, कौन कौन से गैस से, कितनी मात्रा से, तो वह सार्वभौमिक नियम हुआ। चाहे पाकिस्तान में हो या स्विट्जरलैंड में या इंग्लैंड में, कहीं भी हो, उतने गैस के अणु उतनी मात्रा में अगर मिलेंगे तो पानी का निर्माण करेगा। ये समझने के लिए उदाहरण दिया मैंने। तो उसी प्रकार से ये नियम सभी जगह लागू होते हैं। यानी एक प्रयोग यदि विज्ञान एक वस्तु पर कर ले तो वह सार्वभौमिक नियम हो जाता है, सब जगह समान रूप से वह नियम लागू होता है। ये सार्वभौमिकता की विशेषता होनी चाहिए विज्ञान में। चौथी बात, प्रामाणिकता। प्रमाण उसका दिया जा सके, प्रमाणित किया जा सके। यदि किसी वैज्ञानिक ने कोई बात प्रमाणित की, कहा कि ऐसा ऐसा है, गैस के इतने इतने अणुओं को मिलाने से ये क्रिया होती है, या रसायन के इन इन तत्वों को मिलाने से ऐसी घटना घटती है, तो उसको वह प्रयोगशाला में प्रमाणित कर सकता है या उसका पुनर्परीक्षण किया जा सकता है। उसी तरह की परिस्थिति में उस प्रकार का प्रयोग विश्व में कहीं भी किया जाए, क्योंकि विज्ञान के नियम सार्वभौमिक होते हैं और प्रामाणिक होते हैं, जिसका प्रमाण दिया जा सके, जिसको प्रमाणित किया जा सके। और पांचवी मुख्य विशेषता होती है कि विज्ञान में भविष्यवाणी करने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, बारिश होगी या नहीं होगी, ये विज्ञान के माध्यम से भविष्यवाणी की जा सकती है। बादल आएंगे, हवा कहाँ से कहाँ चलेगी, किस प्रकार से बादलों का निर्माण होगा, किन किन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, इस तरह की भविष्यवाणियाँ विज्ञान में की जा सकती हैं। तो ये प्रमुख 5 विशेषताएं होती हैं। इन 5 विशेषताओं से यदि इतिहास युक्त है तो ये मुख्य विशेषताएं हैं। ये यदि इतिहास पर लागू हों तो उसको हम इतिहास को विज्ञान मान सकते हैं। ये कसौटी है, इस कसौटी को कसकर देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे इतिहास के विज्ञान होने में क्या आपत्तियां हैं, क्या बातें कही जाती हैं, क्या आलोचना की जाती है, इतिहास में क्या कमियां हैं। वॉल्स ने विशेषकर ये बात रखी थी, अन्य विद्वानों ने भी बहुत सारी बातें रखी, बहुत सारी आपत्तियां की, और उन आपत्तियों पर हम चर्चा करेंगे। इतिहास को विज्ञान न मानने वाले विद्वानों में ब्लूक, मेयर, एडवर्ड मेयर और वॉल्स प्रमुख हैं। एडवर्ड मेयर का कथन, इतिहास ज्ञान की क्रमबद्ध शाखा नहीं हो सकता, ये बाधा इन्होंने बताई। मुख्यतः वॉल्स और अन्य विद्वानों ने जो आपत्तियां की उस पर हम चर्चा करेंगे। इतिहास को विज्ञान मानने में निम्न आपत्तियां बताई गईं। पहला, सामान्यीकरण इतिहास में नहीं हो सकता। सामान्यीकरण आप समझते होंगे, एक सामान्य नियम बना देना, बता देना कि ऐसा ऐसा नियम है, इतिहास में ऐसा नहीं होता, ये कहा जा रहा है। सामान्यीकरण इतिहास में नहीं किया जा सकता, ये कहना है। जैसे विज्ञान में कोई भी नियम जब बनाया जाता है, देखा जाता है एक प्रकार की घटना लगातार कहाँ घट रही, तो उसके नियम बता दिए जाते हैं और वो नियम सामान्य नियम होते हैं, सब जगह वो लागू होते हैं। इतिहास में ऐसा नहीं होता, ये आपत्ति है। दूसरी आपत्ति है कि इतिहास में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, आगे क्या होगा ये नहीं बताया जा सकता, ये कहा जाता है। तीसरा, क्रमबद्ध ज्ञान नहीं है, इतिहास का ज्ञान क्रमबद्ध नहीं होता है, ये तीसरी आपत्ति है। चौथी आपत्ति है, विज्ञान सामान्य तथ्य होता है, विज्ञान में सामान्य तथ्य होते हैं, इतिहास में विशेष प्रकार का तथ्य होता है। सामान्य तथ्य अर्थ कि एक जगह एक क्रिया अगर हो रही है, उसके जो नियम बताए गए वो सार्वजनिक होंगे, सार्वभौमिक होंगे। इतिहास में पर्टिकुलर, विशेष तौर पर उसी घटना के लिए वो नियम लागू होगा, अन्य जगह पर वो लागू नहीं होता, ये कहा जा रहा है। सामान्य तथ्य नहीं होते, विशेष तथ्य होते हो।
व्यक्ति विशेष पर लागू होगा, राजा विशेष पर, देश विशेष पर, किसी काल विशेष के लिए वो लागू होगा, ये कहा जाता है। विज्ञान शिक्षाप्रद है। विज्ञान में जो बातें कही जाती हैं उससे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपत्ति करते हैं कि इतिहास से शिक्षा ग्रहण नहीं होता। छठा है विज्ञान वस्तुनिष्ठ है, इतिहास विषयनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है? 2 धन 2 बराबर 4। इस तरह से विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है। गैस के इतने, अमुक गैस के इतने, हाइड्रोजन के इतने, ऑक्सीजन के इतने अणु अगर मिलते हैं तो पानी बनेगा। बिल्कुल क्लियर है, साफ। 2 धन 2 बराबर 4। इतिहास में इस तरह से नहीं कहा जा सकता, ये इनका कहना है। विषयनिष्ठ होता है, उसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। सीधे सीधे उत्तर, टू द पॉइंट आंसर नहीं दिया जा सकता, ये कह रहे हैं। विषयनिष्ठ होगा, अमुक ऐसी अगर परिस्थिति हो जाएगी तो ऐसा होगा, अमुक परिस्थिति हो जाएगी तो ऐसा होगा, विस्तृत उत्तर होगा। विषयनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ नहीं होता, ये कहा जाता है। आरोप है विज्ञान में धर्म नैतिकता नहीं, इतिहास में यह महत्वपूर्ण है। धर्म और नैतिकता की बात विज्ञान में लागू नहीं होती कि अमुक देश में क्योंकि अमुक धर्म है इसलिए वहाँ पे विज्ञान का नियम लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। नैतिकता और विज्ञान, धर्म का कोई स्थान नहीं होता, जबकि इतिहास में इनके लिए स्थान होता है, इसलिए वह विज्ञान नहीं है। विज्ञान सुनिश्चित धारणा पर चलता है, स्पष्ट धारणा है विज्ञान की। इतिहास में स्पष्ट धारणा की कमी है, इसलिए विज्ञान नहीं है। विज्ञान निश्चित नियम होते हैं विज्ञान के, इतिहास के निश्चित नियम नहीं होते, इसलिए वह विज्ञान नहीं है। विज्ञान सार्वभौमिक नियम विज्ञान के होते हैं, इतिहास में सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकते। हर स्थान, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन हो जाता है, ये कहा जाता है। आरोप है सुनिश्चित अवधारणा का अभाव है इतिहास में, इस कारण विज्ञान नहीं है। इतिहासकारों में मानसिक क्षमता की कमी है। इतिहासकारों के ऊपर आरोप है कि इतिहासकारों में मानसिक क्षमता की कमी होती है। जैसे गैलीलियो में या जिस प्रकार से बड़े वैज्ञानिकों में है, उस प्रकार की क्षमता नहीं होती इतिहासकारों में, इसलिए वो इतिहास वैज्ञानिक रूप से रचना नहीं कर सकते, ऐसा आरोप है। विज्ञान समानता पर, इतिहास असमानता पर जोर देता है, आधारित है। विज्ञान है समान तथ्यों को खोजकर नियम बनाता है, लेकिन इतिहास ज़्यादा असमानता पर जोर देता है, यह कह रहे हैं। एक देश की क्रांति, फ्रांस की क्रांति हमने देखी, रूस की क्रांति हम देखते हैं, अमेरिका में हम क्रांति देख लेते हैं, तो हम उनमें असमानता ज़्यादा खोजते हैं इतिहासकार, ऐसा इनका आरोप है। विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है, लेकिन इतिहास मिश्रित ज्ञान है, ये कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान से अर्थ रसायन शास्त्र में केवल रसायन शास्त्र की चर्चा होगी, भौतिक शास्त्र में केवल भौतिक शास्त्र की चर्चा होगी, अपने उनके सिद्धांत होंगे। सभी विषय विशिष्ट हैं, अलग अलग इनको मिक्स करके मिला के मिश्रित ज्ञान नहीं करते। जबकि इतिहास में जब हम चर्चा करते हैं तो राजनीति शास्त्र भी उसमें आ जाता है, अर्थशास्त्र भी उसमें आ जाता है, मनोविज्ञान भी उसमें आ जाता है, भूगोल भी उसमें शामिल हो जाता है, सारे विषय, समाजशास्त्र भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई विज्ञान नहीं हो सकता, इतिहास तो कोई विज्ञान है नहीं, क्योंकि वह विशेष विशिष्ट ज्ञान की चर्चा नहीं करता, वह मिश्रित ज्ञान है। यदि इस तरह से सामान्य विज्ञान में किया जाए तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाएगी, ये इनका आरोप है। विज्ञान बाह्य तत्वों पर चर्चा करता है, जबकि इतिहास अभ्यंतर जाकर, भीतर जाकर तथ्यों के चर्चा करता है, तब अपने तथ्यों को स्पष्ट कर पाता है। तो विज्ञान बाह्य तत्वों पर और इतिहास भीतरी तत्वों पर चर्चा करता है, ये अंतर है, इसलिए विज्ञान नहीं हो सकता। कैंची गोंद का स्वरूप विज्ञान नहीं हो सकता। ये कॉलिंगवुड ने कहा कि लोग, कैंची गोंद से अर्थ है कहीं कोई जानकारी मिली, उसको हमने कलेक्ट किया और गोंद से एक जगह चिपका दिया। बहुत सारी जानकारियाँ इस तरह से हम चिपका लेते हैं, नकल कर लेते हैं, इस तरह से इतिहासकार करते हैं, इनका आरोप है, इसलिए विज्ञान नहीं हो सकता। विज्ञान के लिए तो प्रयोग होना चाहिए, स्पष्ट धारणा होनी चाहिए, ये सब इतिहासकार नहीं करता, वो कैंची गोंद पद्धति अपनाता है। कहीं कहीं की जो जानकारी कुछ मिल जाते हैं उनको ला के एक जगह इकट्ठा कर लेता है और कहता है इतिहास विज्ञान है, तो इतिहास विज्ञान नहीं है, ये कॉलिंगवुड का कहना है। रहस्यवाद के कारण इतिहास विज्ञान नहीं है, ये हाल्फेन नाम के विद्वान हैं, वो कहते हैं रहस्यवादी है इतिहास।
स्पष्टता नहीं होती, क्यों हुआ, घटना कैसे हुई। रहस्यवादी ढंग से इतिहास उसकी व्याख्या करता है, स्पष्टता नहीं होती, रहस्य होता है, इसलिए इतिहास विज्ञान नहीं है। इतिहास को विज्ञान मानना हास्यास्पद, वैज्ञानिक तत्वों का इसमें अभाव है। शोपेनहावर प्रसिद्ध दार्शनिक हुए, इन्होंने यह आरोप लगाया है, हास्यास्पद है इतिहास को विज्ञान कहना, इसमें वैज्ञानिक तत्व होते ही नहीं, इसलिए यह विज्ञान नहीं है। विज्ञान प्रयोगशाला पर प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है, इतिहास में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। पांडुलिपि, अभिलेख यानी अप्रत्यक्ष साधनों पर इतिहास निर्भर करता है, इसलिए यह विज्ञान नहीं है। इतिहास अनुभव है, विज्ञान बाह्य तत्वों का सूक्ष्म दर्शन है। डिल्थे ने यह कहा था, इसलिए उन्होंने आपत्ति की कि इतिहास विज्ञान नहीं है। इतिहास में व्यक्तिगत दृष्टि, भावों का, विचारों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। विज्ञान में इनको तनिक भी महत्व नहीं है, अवसर ही नहीं मिलता कि आप अपने विचार रखें उसमें या अपनी भावनाओं को आरोपित करें, वहाँ तो सीधे तथ्य होते हैं, इसलिए इतिहास विज्ञान नहीं हो सकता। अगला, इतिहास में इतिहास की व्यक्तिगत, इतिहासकार की व्यक्तिगत छाप होती है। विज्ञान में वैज्ञानिक की कोई छाप नहीं होती, जो निष्कर्ष होंगे वो बिल्कुल सीधे और स्पष्ट होते हैं। लेकिन इतिहासकार यदि कोई निष्कर्ष निकालता है तो उसमें उसकी व्यक्तिगत रुचि, उसके धर्म, उसके विचार, उसकी मान्यताओं की स्पष्ट छाप दिखाई देती है, इसलिए इतिहास विज्ञान नहीं हो सकता। इस तरह बड़ी आपत्तियां की जाती हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं है। अब हम देखेंगे इतिहास को हम अगर विज्ञान मानते हैं तो हमारे पास कौन से आधार हैं, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान है। पहला है, इतिहास विशिष्ट विज्ञान है, सामान्य विज्ञान नहीं। आर.जी. कॉलिंगवुड ने इस मत को स्वीकार किया है, इतिहास के तथ्य इतिहासकार के समक्ष नहीं होते। स्पष्ट है, घटना इतिहासकार के सामने घटित नहीं होता है, क्योंकि वह इतिहास लिख रहा है। इसका अर्थ हुआ कि जिस घटना पर वह इतिहास लिख रहा है वो उसके आँख के सामने घटित नहीं होती, वो घटित हो चुकी है। अब उसका विश्लेषण उसको करना है, जो भी तथ्य या प्रमाण उस काल के उसके पास हैं, उस आधार पे वह इतिहास की रचना करता है। तो इतिहास सामान्य विज्ञान नहीं है, इतिहास विशिष्ट प्रकार का विज्ञान है, ये कॉलिंगवुड कह रहे हैं। तो इतिहास विज्ञान है, किंतु किस प्रकार का, विशिष्ट विज्ञान है। दूसरी बात, पूर्वाग्रह त्याग से इतिहास विज्ञान हो जाता है। यदि इतिहासकार जो इतिहास की रचना कर रहा है वह पूर्वाग्रह ग्रसित न हो, अपने पूर्वाग्रहों को, अपनी मान्यताओं, अपनी धारणाओं, अपने धर्म, अपने देश, अपनी भाषा, इनके जो भी पूर्वाग्रह हो सकते हैं, अपने संस्कार, इन सब को यदि वह एक किनारे रखकर इतिहास की रचना करे तो निश्चित रूप से इतिहास विज्ञान के रूप में सामने आएगा। तो पूर्वाग्रह त्याग इतिहासकार करे तो इतिहास विज्ञान हो जाता है। सामान्यीकरण का आरोप नहीं हो सकता, ऐसा आरोप लगाया गया, किंतु इतिहास में भी सामान्यीकरण संभव है। वो किस प्रकार, उदाहरण से देख सकते हैं। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण समान कारण थे। जिस प्रकार से इटली में नेतृत्व विक्टर इमैनुअल ने किया, कावूर ने किया, जर्मनी में बिस्मार्क ने किया। यदि योग्य नेता हों, देश में राष्ट्रीयता की भावना हो और सैन्य शक्ति हो, तो कोई भी देश, चाहे जर्मनी जैसा वह 300 टुकड़ों में बटा हुआ हो या इटली जैसे 12 टुकड़ों में बटा हुआ देश भी एक हो सकता है। तो भविष्य में सामान्यीकरण किया जा सकता है। 3 बातें हमने बताई, योग्य नेतृत्व हो, सैन्य शक्ति हो और राष्ट्रीयता की भावना हो, तो कितने भी टुकड़ों में बटा हुआ देश क्यों ना हो, वह एक हो सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा स्वयं का देश है। इसी उदाहरण पे यह बताया जा सकता है, सामान्यीकरण के नियम जो हमने अभी आपसे चर्चा की, भारत 565 देशी रियासतों में बटा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया। क्यों एकीकरण हुआ?
राष्ट्रीयता की भावना हमारे भीतर थी, भारतीयता की भावना हमारे भीतर थी, इसलिए हम एक हो गए। सामान्यीकरण संभव है। फ्रांस में क्रांति हुई 1789, 1830, 1848। समान कारण थे। समान कारण, समान परिस्थितियां यदि उपस्थित हों तो वो घटना फिर से घट सकती है। फ्रांस में लगातार क्रांति होती रही और कारण लगभग उसी प्रकार के थे। राजा दैवी अधिकार के सिद्धांत पर विश्वास करता था, जनता की आवाज नहीं सुनता था, प्रतिक्रियावादी था। तीनों क्रांति में ये स्थिति आप देखेंगे। जनता ने विद्रोह किया। फ्रांस की क्रांति के भी सामान्यीकरण किए जा सकते हैं। जनता की बात राजा ना सुने, तानाशाही की व्यवस्था करे, स्वाभाविक है क्रांति होगी, और क्रांति हुई। और सभी जगह क्रांति में ये कारण निश्चित रूप से होते हैं। 1905, 1917 रूस की क्रांति, 1911 चीन की क्रांति, बहुत सारे कारण सामान्य हैं, तो सामान्यीकरण किया जा सकता है, सामान्य नियम बताए जा सकते हैं। तो इतिहास में भी सामान्यीकरण संभव है। पुनः वही परिस्थितियां, पुनः वही घटना। अब यदि परिस्थितियां उसी प्रकार की आएंगी तो वही घटना पुनः दोहराई जाएगी। इतिहास इसका साक्षी है। अगला, इतिहास पर आरोप लगाया जाता है कि इतिहास शिक्षाप्रद नहीं है। बिल्कुल शिक्षाप्रद है। हमारा देश परतंत्र रहा, हमने इतिहास से सबक लिया, शिक्षा ली कि हम अब जाति में, धर्म में, क्षेत्र और भाषा में विभाजित होकर नहीं रहेंगे। जो भी इतिहास को समझता है, इतिहास को पढ़ता है, पढ़ाता है या जानता है, या जिसके पास भी इतिहास की दृष्टि है, वो इन बातों से हमेशा परहेज करेगा। जाति, धर्म और भाषा, क्षेत्र की बात वह नहीं करेगा। हमने सबक लिया, बिल्कुल शिक्षाप्रद है। इतिहास तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही है। 2 विश्व युद्ध हुए, उसके पश्चात अब तक तीसरा विश्व युद्ध न होना इतिहास की शिक्षा के परिणाम स्वरूप है। किस प्रकार से जन धन की हानि हुई, अपार क्षति हुई। लोगों ने देखा, कोई भी समझदार देश युद्ध नहीं करना चाहता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विभीषिका के बाद विश्व युद्ध तो कम से कम नहीं हुआ, और आगे भी होने की संभावना नहीं के बराबर है। संभावनाएं कितनी भी व्यक्त की जाएं, क्योंकि सारे देश इन परिस्थितियों को अब समझते हैं। इतिहास से सबक का परिणाम है। भारतीय इतिहास में देख लें, बलवन ने इतिहास से शिक्षा ली। तुर्कान चिहलगानी का उसने दमन किया, क्योंकि वह पूर्व शासकों के समय भी रहा। उसने देखा कि 40 गुलामों का जो मंडल था वो किस प्रकार से हावी था, किस प्रकार से षड्यंत्र किया करता था। उसने सबक लिया। अकबर ने इतिहास से सबक लिया, उदार धार्मिक नीति अपनाई, क्योंकि वह समझ चुका था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना, राजपूतों के सहयोग के बिना वह सफल नहीं हो सकता। उसने देख लिया था कि उसके धर्म के अपने लोग किस तरह से उसके साथ गद्दारी कर रहे थे। उसने सबक लिया और सबक लेकर महान शासक कहलाया। यद्यपि उसकी महानता से मुझे सहमति नहीं है, बहुत सारे दोष उसमें थे, ज़्यादा उसका महिमा मंडन किया गया, ऐसा मुझे प्रतीत होता है व्यक्तिगत रूप से, किंतु उसने सबक लिया कि अवश्य था। इतिहास में भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता, ये कहा गया, यह भी गलत है। धार्मिक कट्टरता की नीति पर जो भी देश चलेगा उसका पतन सुनिश्चित है। उदाहरण पाकिस्तान का आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है किस तरह से पतन के गर्त में है। बहुत जल्दी पाकिस्तान टूटेगा, ये भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। और देखें आप, कुछ सालों में बुरी तरह से टूट की स्थिति में कगार पर वह है। भाषा, धर्म, क्षेत्र, जाति में जिस देश के लोग विभाजित होंगे उनका पतन अवश्यंभावी है। सैकड़ों उदाहरण कहीं भी आप देखें, जहाँ भी इस तरह के विभाजन ज़्यादा होते हैं वो देश टूटने लगता है। भाषा, धर्म, जाति जहाँ पर भी हावी हो वहाँ पर आप देखें वो देश टूट जाता है। भाषावादी ज़्यादा हुए तो अपनी भाषा को लेकर अलग देश बनाने की मांग करते हैं। धर्म यदि लागू हो, यूएसएसआर को आप देखें, इस्लाम धर्म को मानने वाले बहुत सारे अलग अलग फिरके वहाँ पर थे, टूटा। यद्यपि और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन भाषा, धर्म, जाति, प्रजाति आदि पर जो भी विभाजित होगा उसका पतन अवश्यंभावी है, देश भी टूटेगा। फ्रांस को जब जुकाम होता है तो पूरा यूरोप चीखता है। ये सामान्य इतिहास दृष्टि वाले लोगों ने इस बात को समझ लिया था। वो बोलते थे कि जब भी फ्रांस में कुछ हुआ तो अब पूरे यूरोप में वो घटना घटेगी। उदाहरण आप देख लें, 1830 में क्रांति हुई फ्रांस में,
पूरे यूरोप में शुरू हो गया। 1848 में क्रांति हुई फ्रांस में, पूरे यूरोप को बीमारी लगी। 1789 में भी इसी प्रकार से हम देखते हैं पूरा यूरोप प्रभावित हुआ। इतिहास दृष्टि वाले लोगों ने ये देख लिया। वो पहले ही समझ जाते थे कि अब फ्रांस को जुकाम हुआ है, यानी फ्रांस में क्रांति हुई, कोई मांग हुई तो पूरे यूरोप में वो फैल जाएगा। भविष्यवाणी की गई, सही हुआ। बिस्मार्क ने भविष्यवाणी की, इतिहास दृष्टि उसके पास थी। तुर्की बीमार है और समस्या पूर्व से उठेगी, और ऐसा हुआ। विश्व युद्ध वहीं से शुरू हुआ। वारसाई की संधि के समय जनरल फोच ने भविष्यवाणी कर दी थी कि 20 वर्षों का युद्ध विराम है, और वास्तव में ऐसा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वारसाई की संधि के बाद द्वितीय विश्व युद्ध सामने आया। इतिहास दृष्टि जो रखते हैं, इतिहास को जो जानते हैं, वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये सभी भविष्यवाणियाँ सही हुई और आगे भी सही होती रहेंगी। तो इतिहास दृष्टि जिनके पास है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इतिहासकार ही हो, जिसके पास भी इतिहास की दृष्टि हो, और इतिहास तो कर ही सकता है। हमने बहुत सारे उदाहरण दिए। तो ये बात भी गलत है कि इतिहास के पास भविष्यवाणी की शक्ति नहीं है। इतिहास नैतिकता के दृष्टिकोण से नहीं लिखा जाता। ये कहा गया कि नैतिकता का बड़ा महत्व है, नैतिकता के दृष्टिकोण से नहीं लिखा जाता। यदि कोई व्यक्ति अनैतिक है तो उसको अनैतिक कहा जाएगा, लेकिन उसको असफल नहीं माना जाएगा। हेनरी अष्टम अनैतिक पति था, किंतु इतिहास में उसे सफल राजा माना जाता है। उसकी अनैतिकता की बात जरूर की जाती है, लेकिन वो उसकी व्यक्तिगत बात है। स्टालिन नैतिक रूप से पतित व्यक्ति था, किंतु उसे लौह पुरुष और सफल शासक के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसकी अनैतिकता उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। इतिहास में व्यक्तिगत नैतिकता की दृष्टि से आकलन नहीं होता है, तो ये भी आरोप गलत है। इतिहास क्रमबद्ध होता है, न केवल क्रमबद्ध बल्कि सुव्यवस्थित भी होता है। क्रमबद्धता उसकी विशेषता होती है, ये गलत आरोप लगाया जाता है। क्रमबद्ध ढंग से ही चला जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि हमने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी और हम आधुनिक भारत में आ गए, क्रम से हम चलेंगे। घटनाओं को भी क्रमबद्ध रखा जाता है। तो ये आरोप तो सरासर झूठ है। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होता है। इतिहास तथ्यपरक होता है। इतिहास तथ्यों पर, प्रमाणों पर, साक्षी पर, सबूत पर निर्भर करता है, तर्कों पर चलता है, इन पर वह आधारित होता है। तथ्यपरक होता है, उसको पुनः उसके स्रोतों का पुनरीक्षण किया जा सकता है, फिर से देखा जा सकता है। तथ्यपरक होता है, तथ्यों पर ही इतिहास लिखा जाता है, वो उसका मूल आधार है। बिना प्रमाण के हम उसको इतिहास ही स्वीकार नहीं करते। जिस काल के प्रमाण स्पष्ट हमको प्राप्त नहीं होते, उसको हम अनैतिहासिक काल मानते हैं। वस्तुनिष्ठा संभव है पूर्वाग्रह के त्याग से और वैज्ञानिक प्रविधियों के, तरीकों के, टेक्निक्स के प्रयोग से वस्तुनिष्ठता बहुत हद तक संभव है। असंभव है ऐसा नहीं कहा जा सकता। वस्तुनिष्ठता जैसा है वैसा कह देना, सत्य कह देना वस्तुनिष्ठा है। जैसा वस्तु है उसी प्रकार से उसकी व्याख्या करना, ये निश्चित रूप से संभव है। वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करके, पूर्वाग्रह के त्याग से ऐसा संभव है। तो ये भी कहना कि वस्तुनिष्ठा संभव नहीं है, गलत है। वैज्ञानिक पद्धति का इतिहास में अनुसरण किया जाता है, इसलिए वह विज्ञान के अत्यधिक करीब है। आधुनिक युग में इतिहास में वैज्ञानिक प्रविधियों का अनुसरण होता है। विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। विशेषकर हम देखें तो जब इतिहास की रचना करनी होती है, तथ्य इकट्ठे करने होते हैं, उसमें अधिकाधिक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है, फिर उसकी व्याख्या की जाती है। इतिहास धर्मनिरपेक्ष होता है। इतिहास किसी धर्म विशेष की दृष्टि से नहीं लिखा जाता, न ही धर्म की दृष्टि से आकलन ही होता है कि कौन किस धर्म को मानने वाला था इसलिए वो महान था, और कौन किस अमुक धर्म को मानने वाला था इसलिए वो महान नहीं है। इस तरह का कोई आकलन इतिहास में नहीं होता। उसकी राजा के रूप में, प्रशासक के रूप में, सेनापति के रूप में क्या उपलब्धियां थीं, उन पर विचार होता है, न कि धर्म के आधार पर। तो इतिहास को सीधे किसी के व्यक्तिगत धर्म से सरोकार नहीं है। यदि उस धर्म के कारण वह कोई अत्याचार कर रहा है या कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको जरूर उस पर चर्चा होती, जैसे सम्राट अशोक ने किया धर्म को लेकर के, बौद्ध धर्म को लेकर के, लेकिन सभी धर्मों को लेकर के उसने काम किया। जिस प्रकार से इस्लामिक आक्रमणकारियों ने कत्ले आम किया, लोगों को मारा काटा,
ज़बरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, क्योंकि जनता प्रभावित हुई इसलिए उस पर चर्चा होगी। किंतु किसी के व्यक्तिगत धर्म से कोई सरोकार इतिहास में नहीं है। उसकी चर्चा अवश्य होगी, लेकिन उसके कारण उसको असफल या सफलता की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इतिहास सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। इतिहास सामाजिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अंतर होता है। स्पष्टतः प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों में पूरी समानता नहीं हो सकती। एक प्राकृतिक विज्ञान और दूसरे प्राकृतिक विज्ञान में समानता हो सकती है, उसी प्रकार से एक सामाजिक विज्ञान और दूसरे सामाजिक विज्ञान में अधिक समानता होगी। ये समाज से संबंधित है, व्यक्ति से संबंधित है। अतः स्पष्ट है कि इतिहास का एक हद तक ही विज्ञान होना संभव है, प्राकृतिक विज्ञानों के समान अगर हम तुलना करें तो, क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान है, व्यक्ति के मस्तिष्क से, उसके सोच समझ से, उसकी भावनाओं से, उसके विचारों से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में पर्याप्त अंतर होता है। इसी कारण से सामान्य विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और इतिहास में पूरी तरह से समानता खोजना, कहा जाए तो मूढ़ता कही जा सकती है। पूरी तरह से समान वो नहीं हो सकते। सामान्य विज्ञान एवं इतिहास का अंतर प्रकृति में भिन्नता के फलस्वरूप है। दोनों की प्रकृति अलग अलग है। हमने चर्चा की, प्राकृतिक विज्ञान अलग है और सामाजिक विज्ञान अलग है। प्राकृतिक विज्ञान वस्तु पर, निर्जीव पर काम करती है, जबकि सामाजिक विज्ञान सजीव पर कार्य करती है, मनुष्य पर कार्य करती है, उसके मनोभावों पर, उसके विचारों पर, उसकी सोच, उसकी मान्यताओं पर। इस कारण दोनों पूरी तरह से समान तो हो ही नहीं सकते। हाँ, वैज्ञानिक पद्धति का कितना प्रयोग इसमें होता है, तरीका कैसा है, वैज्ञानिक सोच है अथवा नहीं है, इस तरह से इतिहास का आकलन करना होगा, तब हमें निष्कर्ष प्राप्त होगा। निष्कर्ष के रूप में देखेंगे, इतिहास सामाजिक विज्ञान है, इतिहास विशिष्ट विज्ञान है, हमने चर्चा की, विशेष प्रकार का विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान निर्जीव पदार्थों पर अध्ययन करता है, इतिहास मानव मस्तिष्क, सजीव का अध्ययन करता है। इन अर्थों में इतिहास विज्ञान से भी बढ़कर है। विज्ञान प्रत्यक्ष तथा उपस्थित वस्तु का अध्ययन करता है, जो आसान कार्य है। आपके सामने परीक्षणशाला में, प्रयोगशाला में जिस वस्तु का निरीक्षण करना है, जिस गैस का निरीक्षण करना है, जिस जीव का निरीक्षण करना है, वो आपके सामने उपस्थित होगा, उस पर आप अध्ययन कर सकते हैं। किंतु इतिहास अनुपस्थित स्थितियों और घटनाओं का अध्ययन करता है। इतिहास का अर्थ ही होता है जो बीत चुका है, उन घटनाओं पर जो उसकी आंखों के सामने नहीं होती, उस पर वह चर्चा करता है, विचार करता है। इसलिए वह कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण और अधिक कठिन कार्य है। यचकार के अनुसार वैज्ञानिक समाज, विज्ञानी और इतिहास एक ही अध्ययन मनुष्य के, उसके वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और वातावरण के मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में कार्य करते हैं। इनका कहना है कि वैज्ञानिक और इतिहासकार एक तरह का ही कार्य करते हैं। डेल्थे के अनुसार इतिहास विज्ञान से बढ़कर है, क्योंकि इसमें मानसिक क्रियाओं, प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसका कि प्राकृतिक विज्ञानों में अभाव है। अंत में कहा जा सकता है, इतिहास प्राकृतिक विज्ञान से अवश्य पृथक तरह का विज्ञान है, परंतु विज्ञान है अवश्य। वर्तमान समय की वैज्ञानिक विधियां इसमें